हेलो एवरीवन। राजनीति विज्ञान के मूल आधार यानी कि फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस पेपर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म। आदर्शवाद आदर्शवाद राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में प्रतिपादित एक प्राचीन तथा महत्वपूर्ण विचारधारा है। आदर्शवाद शब्द अंग्रेजी के आइडियलिज्म शब्द का रूपांतरण है। आइडियलिज्म शब्द आइडियल से नहीं वरन आइडिया से बना है, जिसका अर्थ है विचार। अतः यह विचारधारा आइडियल पर नहीं वरन आइडिया अर्थात विचार पर आधारित है। आइडियल शब्द का वास्तविक अर्थ होता है विचारगत या विचार संबंधी। पूर्णता विचार जगत में ही संभव है, अतः पूर्णता रखने वाली वस्तु को आदर्श कहा जाता है। आदर्शवाद का संबंध वास्तविक दुनिया से न होकर विचारों के आंतरिक जगत में पाई जाने वाली पूर्णता से है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में यह विचारधारा इस दुनिया में पाए जाने वाले राज्यों की प्रकृति से संतुष्ट न होकर एक ऐसे आदर्श राज्य का विवेचन करती है जो पूर्ण हो, और ऐसे पूर्ण राज्य का अस्तित्व विचारों की दुनिया में संभव है। आदर्शवादी सिद्धांत और विचारधारा के प्रतिपादक कांट, हेगल, ग्रीन तथा बोसांके मुख्य रूप से दार्शनिक थे। आदर्शवाद के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था न होकर एक ऐसी प्राकृतिक व स्वाभाविक संस्था है जिसे मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। इसके अनुसार क्योंकि राज्य मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति का ही प्रकट और व्यापक रूप है, अतः राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध हो ही नहीं सकता। राज्य एक भौतिक संस्था न होकर नैतिक और आध्यात्मिक संस्था है, और इस कारण उसका कार्य व्यक्ति के बाहरी क्रियाकलापों को नियंत्रित करना ही नहीं, अपितु उसका कार्य व्यक्ति को नैतिक बनाना भी है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य को अधिकार है कि वे व्यक्ति के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित कर सकें। इस प्रकार आदर्शवाद के अनुसार राज्य के अधिकार और उसका कार्यक्षेत्र असीमित है तथा व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की नैतिकता और स्वतंत्रता राज्य प्रदत्त होती है, और व्यक्ति राज्य के अंतर्गत रहकर ही वास्तविक स्वतंत्र व नैतिक जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए यदि व्यक्ति को मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट ध्येय व प्रयोजनों की साधना करनी है तो उसे राज्य की साधना करनी चाहिए, क्योंकि राज्य के बिना उन ध्येय एवं प्रयोजनों की साधना संभव ही नहीं है। इस प्रकार आदर्शवाद के अनुसार राज्य साध्य और व्यक्ति उसका साधन मात्र है, तथा राज्य व व्यक्ति के बीच उसी प्रकार का संबंध है जैसा संबंध शरीर और उसके अंगों के बीच होता है। जिस प्रकार अंगों का शरीर से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार व्यक्ति का भी राज्य से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं होता। आदर्शवादी विचारधारा का प्रारंभिक रूप प्राचीन यूनान की राजनीतिक विचारधारा में मिलता है। यूनानी विचारक प्लेटो को सभी आदर्शवादियों का जनक माना जा सकता है। प्लेटो राज्य को सबसे श्रेष्ठ नैतिक संस्था मानता था, और उसके अनुसार व्यक्ति का पूर्ण विकास राज्य में ही संभव था। प्लेटो के बाद उसके शिक्षक अरस्तु ने भी इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में रहकर ही अपने जीवन का पूर्ण विकास कर सकता है तथा अपने जीवन के ध्येय तक पहुंच सकता है। थॉमस मूर ने प्लेटो के आदर्शवादी राज्य की कल्पना से प्रभावित होकर ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया की रचना की थी। आधुनिक युग में प्रथम महत्वपूर्ण आदर्शवादी विचारक रूसो ही हुआ, जिसने अपनी दार्शनिक अथवा राजनीतिक विचारधारा के आधारभूत तत्व यूनानी राज दर्शन से ही लिए हैं। रूसो के दर्शन पर प्लेटो का बहुत अधिक प्रभाव है, और प्लेटो के समान ही वह इस विचार का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति नैतिक जीवन की प्राप्ति राज्य के अंतर्गत रहकर ही कर सकता है। रूसो के उपरांत जर्मनी तो आदर्शवाद का केंद्र ही बन गया। जर्मनी के आदर्शवादी लेखकों में कांट, फिक्टे तथा हीगल के नाम प्रसिद्ध हैं। इनमें कांट के आदर्शवाद में उदारवादी तत्व पर्याप्त मात्रा में है। यह उदारवादी तत्व फिक्टे में कम होकर हीगल में पूर्णतः समाप्त हो गया है। जर्मन आदर्शवादी स्कूल के साथ इंग्लैंड में भी ऐसी ही विचारधारा का जन्म हुआ।
जो ऑक्सफोर्ड स्कूल के नाम से विख्यात है। ब्रिटेन के आदर्शवादी लेखकों में थॉमस हिलग्रीन, जोसेफ ब्रैडले तथा बौसांके अधिक प्रसिद्ध हैं। अंग्रेजी आदर्शवादियों, विशेषतः ग्रीन के हाथों में पढ़कर जर्मन आदर्शवाद बहुत कुछ संशोधित हो गया। तत्कालीन इंग्लैंड की परिस्थितियों तथा इंग्लैंड की चिरकालीन उदार परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ये अंग्रेज आदर्शवादी जर्मनी के उग्र आदर्शवाद को एक नरम तथा उदार विचारधारा में बदल देते हैं, जिससे आदर्शवाद का अंग्रेजी रूपांतर कहा जा सकता है। यदि जर्मनी का आदर्शवाद उग्रवादी था तो इंग्लैंड का उदारवादी हीगल तथा ग्रीन को क्रमशः उग्र एवं उदार आदर्शवाद का प्रतीक विचारक कहा जा सकता है। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत तथा मान्यताएं। राज्य के संबंध में अपने दृष्टिकोण के आधार पर आदर्शवाद के उग्रवादी आदर्शवाद और उदारवादी आदर्शवाद इस प्रकार के दो पक्ष रहे हैं। आदर्शवाद के इन दो पक्षों में अनेक मतभेद होते हुए भी उनकी मूल विचारधारा एक है और आदर्शवादी विचारधारा के मूल सिद्धांतों का उल्लेख विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से इस प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें से पहला है कि राज्य एक नैतिक संस्था है, यानी कि आदर्शवादी सिद्धांत राज्य को एक ऐसी नैतिक संस्था मानता है जो व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में रहकर मनुष्य का पूर्ण नैतिक विकास संभव है। राज्य के बाहर व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। राज्य में ही व्यक्ति अपनी उन्नति कर सकता है। इसी प्रकार से अगला बिंदु है कि राज्य साध्य है, साधन नहीं। यानी कि आदर्शवादी के अनुसार राज्य एक साधन नहीं बल्कि साध्य है। उसकी सत्ता और अधिकार सर्वोपरि है। राज्य का अपना व्यक्तित्व और इच्छा होती है। राज्य प्रमुख होता है और व्यक्ति गौण। राज्य नागरिकों से अपना सर्वस्व बलिदान करने की मांग कर सकता है। व्यक्तिवाद, समाजवाद और दूसरी अन्य विचारधाराएं राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का एक साधन मात्र बनाती है, परंतु आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक ऐसा साध्य है जिसके विकास हेतु व्यक्ति को अपना बलिदान करने के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। राज्य की तुलना में व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है। व्यक्ति तो राज्य रूपी ध्येय के साधन मात्र हैं, अतः उनके द्वारा पूर्ण रूप से राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली जानी चाहिए। इसी प्रकार से अगला जो बिंदु है वो इस प्रकार से है कि राज्य अनिवार्य है, यानी कि आदर्शवाद राज्य को व्यक्ति के लिए अनिवार्य मानता है। राज्य से पृथक व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। राज्य के बाहर व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। अरस्तु के अनुसार राज्य के बिना व्यक्तियों को सब जीवन प्राप्त नहीं हो सकता, अतः राज्य अनिवार्य है। इसी प्रकार से अगला बिंदु है कि राज्य सर्वशक्तिमान है, यानी कि आदर्शवादी राज्य को असीम शक्ति धारण करने वाला मानव मानते थे। हीगल राज्य को ईश्वर का अवतार मानता है। राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है। राज्य के बाहर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वे भी राज्य की शक्तियों पर कोई सीमाएं नहीं लगा सकती। राज्य व व्यक्ति का आंगिक संबंध। आदर्शवाद के अनुसार राज्य व व्यक्ति का वही संबंध है जो शरीर और उसके अंगों का है। राज्य समष्टि अपने अवयवों से सदैव अधिक बड़ी और महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार से अवयवों की सार्थकता शरीर का अंग बने रहने में है, उसी प्रकार से व्यक्ति का सारा महत्व और मूल्य राज्य का अंग बने रहने में है। आदर्शवादी व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध के विषय में सावयव सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति के वास्तविक हित वही है जिन्हें राज्य द्वारा उनका हित समझा जाए। इसी प्रकार से अगला जो बिंदु है वो इस प्रकार से है कि राज्य सामान्य इच्छा का प्रतीक है, यानी कि राज्य की इच्छा सामूहिक भलाई को ध्यान में रखती है। राज्य के द्वारा व्यक्ति की सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व किया जाता है। राज्य के द्वारा ही व्यक्ति की वास्तविक इच्छा और उसकी अंतर्चेतना की अभिव्यक्ति होती है। रूसो के अनुसार यदि व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता तो राज्य को उसे
बलपूर्वक स्वतंत्र करना चाहिए, यानी कि सामान्य इच्छा मानने के लिए बाध्य करना चाहिए। इसी प्रकार से जो अगला बिंदु है वो है कि राज्य स्वतंत्रता का मूर्त रूप है, यानी कि आदर्शवाद के अनुसार राज्य की इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छा के प्रतिकूल राज्य के आदेशों को कर्तव्य समझते हुए उनका पालन करना है। स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति के विकास के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करना है और ये अवसर राज्य के द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगला जो बिंदु है वो इस प्रकार से है कि राज्य समाज से पृथक नहीं है। कतिपय आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य और समाज में कोई भेद नहीं है। समाज राज्य से पृथक कोई संस्था नहीं है। यह एक ही संस्था के दो नाम हो सकते हैं। समाज का अस्तित्व राज्य पर निर्भर है। इस प्रकार से आदर्शवाद के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान है, अजर, अमर, सर्वाधिकार संपन्न तथा नैतिकता का संरक्षक है। अतः व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह राज्य के समस्त आदेशों और कानूनों का पालन करे। राज सत्ता किसके हाथ में है, इसका व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं होना चाहिए। उसका प्रयोग चाहे कोई निरंकुश राजा करे या कोई विशेष श्रेणी, व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह राज्याज्ञा का पूर्णतः पालन करे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी राज्य की शक्ति असीम है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी राज्य की कार्यनीति नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य अपने उत्कर्ष के लिए अपनी इच्छानुसार किन्हीं भी साधनों का प्रयोग कर सकता है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।